हाशिमपुरा, ये नाम हो सकता है आज के जनरेशन को पता भी ना हो, लेकिन आज जिस तरह संभल हर किसी की ज़बान पर है, कुछ इसी तरह या इससे भी ज़्यादा चर्चा में रहने वाला हाशिमपुरा का कांड था। क्योंकि हाशिमपुरा मेरठ का ऐसा मोहल्ला है, जहाँ के रहने वाले 42 मुसलमानों को 1987 में पीएसी के जवानों ने गोली मार दी थी और उनकी लाशों को नहर में फेंक दिया था। आप कहेंगे कि 37 साल पुराने इस घटना पर आज क्यों बात की जा रही है? तो बात दरअसल ये है कि अभी इसी 6 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन मुजरिमों को जमानत दे दी है जिन्होंने 42 मुसलमानों का कत्ल किया था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब पीएसी के जवान उन्हें उनके घरों से उठाकर परेड कराते हुए ले जा रहे थे। और ये तस्वीरें उन्हीं लोगों की हैं जिनको मारा गया था। ये अपने घरों से ले तो जाएंगे, लेकिन कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। इन तस्वीरों को परवीन जैन नाम के एक पत्रकार ने, जो संडे मेल की तरफ से उस घटना को कवर करने के लिए गए थे 1987 में, उन्होंने चुपके से अपने कैमरे में ये तस्वीरें कैद की थी। जिसके बाद इस घटना की हकीकत और पीएसी वालों की दरिंदगी का नज़ारा दुनिया के सामने आ सका था। दोस्तों, इस छोटे से रिकैप के बाद अब आइए आपको हाशिमपुरा घटना को डिटेल से बताते हैं। दरअसल बात उस समय की है जब 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश जारी किया था। उसके बाद कई जगहों पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी पूरे देश में। तभी उसके एक साल बाद 1987 को अप्रैल के महीने में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से जब बाबरी मस्जिद के ताला खोले जाने की बातें लोगों को बताई गई, तो माहौल में मजीद कशीदगी पैदा हो गई। और इसी दौरान यूपी के मेरठ के अंदर एक जमीन के झगड़े में प्रशांत कौशिक नाम के एक हिंदू व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसने आगे चल करके हिंदू मुस्लिम के दंगे का रूप ले लिया था। और इसी दंगे के लिए मेरठ में पीएसी को तैनात किया गया था ताकि इस दंगे को रोका जाए। और इस दौरान सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और पीएसी के सर्च ऑपरेशन में मेरठ के हाशिमपुरा के इलाके से 50 लोगों को उठाया गया था उनके घरों से। वैसे तो इसके अलावा भी लोगों को उठाया गया था, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 50 वो लोग थे जिनकी उम्र 20, 22, 24, 25 साल इसके आसपास थी। तो ऐसे लोगों को पीएसी के जवानों ने उनके घरों से उठाया और उनसे कहा गया कि तुम्हें थाने ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। तो इनके घर वालों को और ख़ुद इनको भी नहीं पता था कि इनके साथ क्या कुछ होने वाला है। उन्हें ये लगा कि यहाँ से थाने ले जाया जाएगा और पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ प्लानिंग तो कुछ और थी, और ये प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि इन मासूमों को पीएसी के इन दरिंदों के खुफिया मंसूबे के बारे में पता ही नहीं था। आखिरकार 50 लोगों को भेड़ बकरियों की तरह एक ट्रक में भर दिया गया और उसके बाद ये ट्रक चल पड़ा और ट्रक चलता रहा। मेरठ से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये ट्रक चला गया और यहाँ मुरादनगर इलाके में पहुंचकर एक नदी बहती है, नहर बहती है, जिसका नाम गंग नहर है। वहां पहुंचकर ट्रक से लोगों को उतरने के लिए कहा गया और अभी कुछ ही लोग उतरे थे कि पीएसी के जवानों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। और गोली चलाने के बाद इन लोगों को, जो लोग मर चुके थे या मरने वाले थे, इनको नहर में फेंक दिया गया। और ये पूरी घटना रात के अंधेरे में की गई थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के गाँव के लोग दौड़े और इसी आपाधापी में ट्रक को वहाँ से गाजियाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। और जो लोग ट्रक में बाकी बचे थे उनको गाजियाबाद के मकनपुर गांव के पास ले जाकर ट्रक से उतरने के लिए उन्हें कहा गया। और जब लोगों ने ट्रक से उतरने से इनकार किया, क्योंकि उन्होंने अभी इससे पहले ये पूरा मंजर देखा था कि किस तरह से ट्रक से उतार करके उनके दूसरे साथियों को गोली मारी गई थी, तो जब उन्होंने ट्रक से उतरने से इनकार किया तो उन्हें ट्रक के अंदर ही गोलियों से भून दिया गया। और उसके बाद में वहीं पर एक हिंडन नहर बहती है, नदी बहती है, उसमें उन लोगों को फेंक दिया गया। ये बर्बरता 22 मई 1987 को की गई थी। इस दौरान 6 लोग बच बचाकर किसी तरीके से भागने में कामयाब हुए थे और उन्होंने आकर के ये पूरी कहानी बताई थी और इनकी बताई गई बातों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये बात इसलिए मैंने बताई ताकि वो लोग भी ये बात देख लें, ये घटना को समझ लें, जो कांग्रेस को मुसलमानों का मसीहा समझते थे या अभी भी समझते हैं। तो कांग्रेस की सरकार में ये सब कुछ हुआ था और इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी एक ही हम्माम में सब नंगे हैं, कोई किसी को कहने के लायक नहीं है। और अभी संभल में जो नौटंकी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ से की जा रही थी, वो वहाँ जाना चाह रहे थे, उनको रोक दिया गया। उन्हें थोड़ा हिमाचल की भी खबर लेनी चाहिए, वहाँ चले जाते, वहाँ उन्हीं की सरकार है और वहाँ उन्होंने अपनी मोहब्बत की दुकान मुसलमानों के लिए स्पेशली बंद कर रखी है। तो बहरहाल मुसलमानों के मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक ही कैटेगरी के हैं, इनमें कोई भेद नहीं। बात दूसरी तरफ चली न जाए, इसलिए इस मुद्दे पर वापस आते हैं। आखिरकार हाशिमपुरा मामले में जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके एक साल बाद 1988 में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से
एक सीबीसीआईडी की इंक्वायरी का आदेश जारी किया गया और ये इंक्वायरी 1988 से 1994 तक चली, यानी 6 साल लग गए इसमें। और 1 साल बाद 1995 में ये रिपोर्ट पब्लिक की गई। तब तक सरकार बदल चुकी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार आ चुकी थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग के आधार पर पीएसी के कुल 37 जवानों के खिलाफ सबूत पाए गए थे और इन 42 मुसलमानों की हत्या के लिए मुलायम सिंह की सरकार ने 1995 में 37 में से 19 जवानों के खिलाफ केस चलाने की इजाज़त दी थी। लेकिन जब साल 1998 का आया तो मायावती की सरकार ने बाकी बचे 18 लोगों के खिलाफ भी केस चलाने की इजाज़त दे दी थी। आखिरकार घटना के 19 साल बाद 2006 में इस केस की सुनवाई की शुरुआत होती है और 2010 तक केस के सिलसिले में गवाहों को सुनने का सिलसिला चलता है। यानी इसमें कुल 140 गवाह थे और 140 गवाहों को सुनने में 4 साल लग गए। 2010 के बाद समय आता है 2015 का और साल 2015 में यानी 28 साल बाद दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सभी पीएसी के जवानों को बरी कर दिया और कोर्ट ने ये कह करके इन लोगों को बरी किया था कि जो हत्या की गई थी 42 मुसलमानों की, इसके लिए पीएसी का महकमा जिम्मेदार तो है, लेकिन इनमें से किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यानी निजी रूप से एक एक करके किसी भी पीएसी के जवान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था 2015 में। वैसे कभी कभी दोस्तों कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनोखा आ जाता है, जिसको पढ़कर बिल्कुल माथा पीटने का मन करता है। सोचिए कि वो क्रिमिनल लोग जो पीएसी के जवान थे जिन्होंने मारा था, वो भी क्या सोचते होंगे कि कितना अच्छा जुडिशियल सिस्टम है हमारा, कि हम कत्ल करके भी बच गए और हमें बचाने में इस अदालती प्रक्रिया का ही अहम रोल रहा। इसलिए एक बात तो पक्का है कि पीएसी के मुजरिम दरिंदे ऐसे लोगों को मन ही मन में बेवकूफ़ कहते होंगे, उन पर हंसते होंगे, उन्हें कोसते होंगे। जो लोग बार बार ये बात कहते हैं कि हमें अदालत पर पूरा भरोसा है, हम अदालत के फैसले को आंख बंद करके मानते हैं, तो ऐसे लोगों को ये पीएसी के जवान कितना मूर्ख समझते होंगे। और ये भी सोचिए कि ये पीएसी के जवान कभी ये बात कह पाते होंगे कि ऊपर वाला हमारे साथ है, कोई बुरा नहीं करेगा किसी घटना में, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया है। शायद ये लोगों के सामने तो कह देते होंगे, लेकिन अपने आप से नहीं कह पाते होंगे, क्योंकि अपने आप से कैसे कहेंगे। बहरहाल साल 2015 में पीएसी के जवानों को जब बरी किया गया था, लेकिन उसके करीब करीब 3 साल बाद 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी खुशियों पर पानी फेर दिया और जो बरी हुए थे और बरी होने की खुशी में जो झूमे थे, उन्हें 2018 में उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। और अब 19 में से केवल 16 लोग बचे थे, क्योंकि इस दौरान जब से सुनवाई शुरू हुई थी और 2018 तक एक लंबा अरसा गुजरा और इस दौरान कुल 3 लोगों की मौत भी हो चुकी थी, तो कुल 16 लोग बचे थे और इन 16 लोगों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 16 में से 8 मुजरिमों को केवल 6 साल की सज़ा काटने के बाद ही जमानत देने का आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह के बेंच के सामने ये पूरा केस था। इन मुजरिमों के वकीलों ने ये दलील दी कि जज साहब ये लोग 2018 से यानी 6 साल से जेल की सज़ा काट रहे हैं, इसलिए इन्हें ज़मानत दी जानी चाहिए। वकील का ये भी दावा था कि निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत तरीके से पलटा था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमों को ज़मानत दे दी और एक बार फिर से मारे गए 42 मुसलमानों के परिवार वालों को ये फैसला जख्म दे गया और उन्होंने 2018 के फैसले के बाद जो खुशी मनाई थी, एक दूसरे को मिठाई खिलाई थी खुशी खुशी में, वो सब कुछ बेमाना होकर रह गया और अब उल्टा यही मिठाई इन मुजरिमों के घर वाले खिला रहे हैं एक दूसरे को। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में दंगों का इतिहास रहा है। हाशिमपुरा घटना के एक दिन बाद 23 मई 1987 को ही वहीं के एक दूसरे इलाके मलियाना में भी वर्दीधारियों ने कुछ इसी तरह का कत्लेआम मचाया, लेकिन अभी तक मलियाना का फैसला नहीं आया है। मलियाना में लगभग 72 मुसलमानों को वर्दीधारियों ने मार दिया था। सोचिए कि इस तरह 1-2 दिन के अंदर 100 से अधिक मुसलमानों को मार दिया गया था। तो भारत में दंगों का कुछ ऐसा इतिहास रहा है जिसमें अधिकतर मामलों में मुसलमानों को ही मारा जाता है, चाहे आसाम का नेली मैसेकर हो या भागलपुर का दंगा हो या दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हो। यहाँ पर तो खैर सिख मारे गए थे, लेकिन इसके अलावा जितने भी दंगे हुए कमोबेश एक आध को छोड़कर मुसलमान ही उन पर निशाने पे थे। चाहे 1992 का अयोध्या कांड हो या 1993 का मुंबई का दंगा हो, 2002 का गुजरात का दंगा हो या 2008 का धुलिया का दंगा हो या 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा हो या 2017 का सहारनपुर का दंगा हो, ये दलित बिरादरी और ठाकुरों के बीच का दंगा था और यहाँ पर दर्जनों दलित घर जला दिए गए थे ठाकुरों के द्वारा। या अभी बहराइच का दंगा हाल ही में हो, जहां पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी, खुलेआम दंगाइयों ने मुसलमानों के घरों को लूटा, उनकी दुकानों को जलाया और आराम से वो चले गए सब चंगा से। इन सारे दंगों का एक ही पैटर्न होता है
पहले ऐसे हालात बनाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काया जाए। उसके बाद पुलिस की ताकत का सहारा लेकर बहुसंख्यक आबादी के नफरती सोच रखने वाले लोग मुसलमानों को मारते हैं, उनकी दुकानें लूटते हैं और इस दौरान ऐसा माना जाता है कि सरकार और प्रशासन के लोग उनका समर्थन करते हैं या यूँ कहें कि शामिल रहते हैं। यानी अगर सरकार दंगा करने वालों को दंगा करने देती है तो इसमें सरकार की मंशा भी शामिल रहती है, वरना कोई भी दंगा चंद घंटों से ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि सरकार के पास बहुत ज़्यादा तंत्र होता है, मशीनरी होती है, पूरा सिस्टम होता है, ट्रेंड लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसलिए अगर दंगा एक एक हफ्ते चल रहा है तो इसमें सरकार की मंशा शामिल होती है और हमने देखा है कि यहाँ पर दंगे एक एक हफ्ते चले हैं, चाहे गुजरात का दंगा हो या मुजफ्फरनगर का दंगा हो। इसलिए जितने दोषी दंगाई होते हैं उतने ही दोषी और जिम्मेदार सरकार के लोग भी होते हैं। तो बहरहाल हाशिमपुरा के मुजरिमों को जमानत दी गई है और ये एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि बिल्किस बानो के दोषियों को भी छोड़ा जाता है, हाशिमपुरा के मुजरिमों को भी छोड़ा जाता है और ये संदेश दे दिया जाता है कि बहुसंख्यक समाज को इस नए भारत में, जो कि एक नया विश्वगुरु वाला भारत बन रहा है, इसमें नौकरी मिले न मिले, महंगाई से राहत मिले या न मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी मिले चाहे ना मिले, लेकिन इतना तो ज़रूर मिल रहा है कि उन्हें अपराध करने की आज़ादी मिल रही है और उन्हें ये गारंटी दी जा रही है कि तुम चाहे जितना भी बड़ा अपराध कर लो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दिया जाएगा। पहले तो तुम्हें कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन अगर दबाव में तुम्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा तो फिर अदालत से छुटकारा दिला दिया जाएगा। तो ये है हमारा आज का नया भारत और इस नए भारत के लिए देशवासियों को दिल से मुबारकबाद। बाकी आपको इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी स्टोरी होती है उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाकर आपके सामने पेश करते हैं।